हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। आज का जो ये वीडियो लेक्चर है काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पॉल्यूशन एंड डिसीजेस। गाइस देखिए, जो आपका पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट यूनिट है इसके अंदर डिसीज से रिलेटेड जो आपकी बीमारियां होती हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन जाता है कि कौन से पॉल्यूटेंट से कौन सी बीमारी होती है और हमारे किस बॉडी पार्ट को नुकसान पहुंचाता है कौन सा पॉल्यूटेंट, जिसमें एयर पॉल्यूशन हो गया, वाटर पॉल्यूशन हो गया या इसके अलावा कोई भी पॉल्यूशन हो जाए, वो आपके एग्जाम के पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी जो रिसेंट एग्जाम हुए थे इसमें भी आपके इस यूनिट से क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जाम में, यूजीसी नेट पेपर 1 में। सो इससे पहले जो एग्जाम हुआ था दिसंबर में उसमें भी पूछा गया था इसी सेम टॉपिक से रिलेटेड। सो ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए आज की इस क्लास में इसको कवर करते हैं, फिर फटाफट से फिनिश करते हैं। जैसे आपको पिक्चर में दिख रहा होगा कि जो पॉल्यूशन है, चाहे एयर पॉल्यूशन हो, चाहे वाटर पॉल्यूशन हो या फिर लैंड पॉल्यूशन हो, सब कुछ ही हम लोग अपने जीवन में इस चीज को झेलते हैं, फेस करते हैं। इनफैक्ट हम लोग डेली बेसिस पे इसको कंज्यूम भी कर रहे हैं। अब किस तरह की चीजें होती है समझेंगे आज की इस वीडियो में। सो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइज। इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि अगर आप यूजीसी नेट एग्जाम को अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना चाहते हो तो इसके लिए आपको एग्जाम टारगेटेड स्टडी करने की जरूरत है और इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया जा सकता है। इसके लिए हम आपको पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस इन सभी के कॉम्बो कोर्सेज भी अवेलेबल है। इन सभी की तैयारी हम आपको अपने प्लेटफॉर्म पे करवा रहे हैं, कंप्लीटली एग्जाम टारगेट। इसके लिए आपको सिंपली एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल करनी फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। इन सभी कोर्सेज में आपको कंप्लीट 10 मिनट्स के वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, 100 मॉक टेस्ट मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए एंड पीडीएफ नोट्स मिलेंगे जिसके थ्रू आप रिवीजन भी कर सकते हो। तो कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल रहेगा, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में कंटेंट हमारे इस ऐप में अवेलेबल है। ओके तो गाइस देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, दैट इज एयर पॉल्यूटेंट। एयर पॉल्यूटेंट जो होते हैं वो आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में आते हैं। तो इसलिए स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं कि कौन से एयर पॉल्यूटेंट से कौन सी बीमारी होती है और कैसे ये जनरेट, इसका सोर्स क्या होता है। तो यहाँ पे है आपका एयर पॉल्यूटेंट, यहाँ पे सोर्स है कि वो जनरेट कैसे होता है, यहाँ पर इम्पैक्ट है कि कौन सी बीमारी फैलाता है वो। तो सबसे पहले आपका कार्बन मोनोऑक्साइड जिसको हम लोग सीओ कहते हैं, फ्यूल कंबशन फ्रॉम इंजन्स एंड व्हीकल। गाइस जब हम गाड़ी चलाते हैं और चाहे कार हो, ट्रक हो, कोई सी भी गाड़ी हो, जब उसका इंजन गर्म होता है, फ्यूल जलता है, वहां से इंजन गर्म होता है तो वहां से इस तरह के जो पॉल्यूटेंट है वो निकलता है। सो इससे इम्पैक्ट क्या होता है इसका, रिड्यूस द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, एग्रेवेट्स हार्ट डिसीज एंड चेस्ट पेन। तो ये जो है ऑक्सीजन की मात्रा को कम करता है हमारे आसपास एटमोस्फेयर में और किस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट करता है, किस तरह की डिसीज फैलती हैं, इससे हार्ट रिलेटेड डिसीज फैलती हैं, या आपके चेस्ट में पेन हो सकता है, दर्द हो सकता है, या फिर आपके जो सीना है उसमें दिल में और सीने में दर्द आपको फील हो सकता है। नेक्स्ट आपका लीड जिसको हम शॉर्ट में पीबी कहते हैं, मेटल रिफाइनरीज एंड अदर मेटल इंडस्ट्रीज वेस्ट इंसिनरेटर जिसको हम लोग वेस्ट बर्नर कहते हैं। मतलब जिससे जैसे जो कूड़ा जलाने वाली मशीन होती है, आपने देखा होगा कि जब बहुत ज्यादा मात्रा में कूड़ा हो जाता है तो उसको डिस्पोज करने के लिए उसको जला दिया जाता है। तो इससे भी क्या है, लीड निकलता है और ये बहुत बड़ा नुकसान है हमारे एयर पॉल्यूटेंट में, बहुत बड़े लेवल पे पॉल्यूशन क्रिएट करता है। तो मेटल रिफाइनरीज हो गया इसका मेन सोर्स ऑफ ओरिजिन, और मेटल इंडस्ट्री हो गया इसके अलावा जो वेस्ट बर्नर होते हैं वहां से भी निकलता है। सो ये क्या नुकसान पहुंचाता है, डैमेज द नर्वस सिस्टम। याद रखिए नर्वस सिस्टम पे डायरेक्ट अटैक करता है लीड। रिजल्ट इन आईक्यू लॉस, कार्डियोवास्कुलर डिसीज हो जाती है, रेनल इफेक्ट हो सकता है। इसके अलावा इफेक्ट रिलेटेड टू एनीमिया, एनीमिया भी इससे फैल सकता है। तो बेसिकली 3 बीमारियां मेन है, एक नर्वस सिस्टम पे इंपैक्ट डालता है, कार्डियोवास्कुलर डिसीज हो सकती है और एनीमिया से रिलेटेड प्रॉब्लम भी इसमें देखने को मिल सकती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, फ्यूल कंबशन एंड वुड बर्निंग। ये क्या है, ईंधन जलाने से फैलता है और लकड़ी जलाने से भी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फैलती है। घर पे जब चूल्हा जलाया जाता है रोटी सब्जी बनाने के लिए तो वहां पर भी NO2 निकल रही होती है। इसलिए गवर्नमेंट ने जो हम लोग यूज करते हैं अपने घर में LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, उस पर जोर दिया। अब आपको पता होगा गाँव गाँव में भी LPG के जो सिलेंडर पहुंचाए जा रहे हैं ताकि लोग लकड़ी लकड़ी ना जलाएं। लकड़ी जलाओगे तो गैस फैलेगी जिससे खुद ही बीमार पड़ते हैं हम लोग। वैसे होता क्या है, लंग डिसीज होती है और जो कि ऑब्वियसली बात है, आप जलाओगे तो धुआं जाएगा, लंग डिसीज फैलेगी, लीडिंग टू रेस्पिरेटरी सिस्टम इंक्रीजेस ससेप्टेबिलिटी टू रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। तो बेसिकली होता क्या है कि जो आप सांस लेने की जो बीमारियां होती है वो इसी से होती है। लंग में जो है आपकी प्रॉब्लम हो सकती है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, सांस लेने से बीमारी, सांस से रिलेटेड जो बीमारियां इससे फैलती हैं। पर्टिकुलेट मैटर ये अगेन काफी इंपॉर्टेंट रहा है, हमेशा से इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए। ये होता कैसे, केमिकल रिएक्शन से होता है, फ्यूल कंबशन से होता है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस से निकलता है, फार्मिंग एंड ड्यूरिंग रोड कंस्ट्रक्शन, रोड कंस्ट्रक्शन से भी निकलता है ये।
तो ये कहीं से भी जनरेट हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, बट आपके जो मेन सोर्स है ये आप याद रखिए। अब ये किस तरह की बीमारी फैलाता है? लंग और हार्ट डिजीज, दिल से जुड़ी बीमारियां हो गई, आपके फेफड़े से जुड़ी बीमारियां हो गई, उसमें फैलता है। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो जाती है एंड समटाइम्स प्रीमेच्योर डेथ तक देखने को मिल सकती है। तो ये आपको याद रखना है, पर्टिकुलर मैटर काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस, अच्छे से याद रखिए कि हमारे लंग को, हार्ट को नुकसान पहुंचा सकता है और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 कहते हैं हम लोग इसको, ये कैसे जनरेट होता है? फ्यूल कंबशन से, मतलब वही ईंधन जलाना। इलेक्ट्रिक यूटिलाइज एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेस एज वेल एज नेचुरल अकरेंस लाइक वॉल्केनो, वॉल्केनो से भी निकलता है, प्लस जब हम लोग फ्यूल जलाते हैं तो उससे भी सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है। होता क्या है इससे? अस्थमा फैलाता है, मेक्स ब्रीदिंग डिफिकल्ट, तो ये भी सांस लेने में दिक्कत क्रिएट कर सकता है और अस्थमा की बीमारी भी इससे फैल जाती है। इसके अलावा VOC, अभी रिसेंटली लास्ट जो एग्जाम हुआ था, आई थिंक दिसंबर में एग्जाम हुआ था, उसमें VOC से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, आप सभी को याद होगा, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। आई थिंक इसकी फुल फॉर्म पूछी थी, जहां तक मुझे याद है VOC की फुल फॉर्म पूछी गई थी शायद, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है अभी। बैच ऑफ द फॉलोइंग से रिलेटेड इस तरह का कोई क्वेश्चन था जिसमें VOC से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसकी फुल फॉर्म थी वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। सो ये होता क्या है? वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर लार्ज ग्रुप ऑफ कार्बन बेस्ड केमिकल्स दैट इजिली इवेपोरेट एट रूम टेम्परेचर। तो ये क्या है? ये आपके कार्बन बेस्ड केमिकल्स होते हैं जो कि इजिली इवेपोरेट हो जाते हैं हवा में, एनवायरमेंट में आ जाते हैं। इरिटेशंस इन आईज, आप देखो क्योंकि ये इवेपोरेट होकर के हवा में आ चुके हैं तो ऑब्वियसली बात है आईज में आपके टक्कर मारेंगे, मतलब आईज से टकराएंगे तो इरिटेशन होगी वहां पर। स्किन में प्रॉब्लम हो सकती है, नोज में प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि आप उससे सांस ले रहे हो, वो आपके सांस के थ्रू अंदर जा रहा है ना, थ्रोट में प्रॉब्लम हो सकती है। लॉन्ग टर्म एक्सपोजर कैन कॉज सीरियस डैमेज टू द लिवर एंड अदर ऑर्गन्स, तो क्योंकि जैसे ही ये हमारे बॉडी के अंदर जाएगा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही करेगा। बेंजीन, ये अनदर एक पॉल्यूटेंट है फाउंड इन पेट्रोकेमिकल्स एंड यूज्ड एज फ्यूल एडिटिव। तो ये फ्यूल में यूज होता है और इसको फ्यूल में ऐड किया जाता है। पेट्रोकेमिकल्स कह सकते हो, मतलब जो आपका आप पेट्रोल जिससे बनता है, जो अदर फ्यूल्स बनते हैं उनमें इसका यूज होता है। इंक्रीज कैंसर रिस्क एंड मेजर कॉज ऑफ बोन मैरो फेलियर, तो इसमें ये होता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है। एथिलाइन, एथिलीन में क्या ये क्या होता है? यूज्ड इन प्लास्टिक एंड केमिकल इंडस्ट्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ पॉलीथिलीन एंड अदर पॉलीमर्स, तो प्लास्टिक बनाने में इसका यूज होता है एथिलीन का। अब ये क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है? एक्सेस एक्सपोजर कैन कॉज हेडेक, डिजीनेस एंड एथिलीन ऑक्साइड इज ए कार्सिनोजन। तो कार्सिनोजन का मतलब होता है जो कैंसर फैलाते हैं, वो वाली जो चीजें होती हैं। सो एथिलीन ऑक्साइड इज ए कार्सिनोजन का मतलब है कि इससे जो है कैंसर तक की बीमारी फैल सकती है। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है एथिलीन, और बेसिकली ये प्लास्टिक इंडस्ट्री के लिए यूज होता है। एस्बेस्टोस, ये इसका क्या मतलब है? अकर्स नेचुरली एज फाइब्रस मिनरल, ये नेचुरली ही क्रिएट होता है। प्रोलॉन्ग एक्सपोजर एंड इनहेलेशन कैन बी वेरी हार्मफुल एंड कैन कॉज फेटाइल इलनेस, तो इससे बीमारी हो सकती है और लंबे टाइम तक लेने से दुष्प्रभाव पड़ सकते हैं शरीर के ऊपर। अब हम बात करेंगे वाटर पोल्यूशन की, क्योंकि अगेन आपका वाटर पोल्यूशन भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो वाटर पोल्यूशन की इफेक्ट क्या होते हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं, मतलब इससे रिलेटेड कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। सबसे पहले तो उसी को बीमारी होगी जो इसके अंदर रहेगा। डेथ ऑफ एक्वेटिक, मतलब जो वाटर में रहते हैं एनिमल, उनकी डेथ सबसे पहले होगी, सबसे पहले वही बीमार पड़ेंगे, क्योंकि पानी का डायरेक्ट कॉन्टेक्ट उनके साथ ही होता है। हम लोग तो फिर भी फिल्टर करके पी लेते हैं, लेकिन डायरेक्टली जो उसमें रह रहे हैं उनको सबसे ज्यादा नुकसान होगा। जैसे एयर में हम लोग रह रहे हैं, इंसान लोग रह रहे हैं, तो सबसे ज्यादा एयर पोल्यूशन का असर किस पे पड़ता है? इंसानों पे पड़ता है, जानवरों पे पड़ता है जो लैंड के ऊपर रह रहे हैं। सो नेक्स्ट है इरिगेशन बाय पॉल्यूटेड वाटर अफेक्ट प्लांट्स रिजल्टिंग इन येलोइश कलरेशन एंड डिफॉइलेशन। तो ये क्या है कि जब हम इस गंदे पानी को इरिगेशन के लिए यूज करेंगे, मतलब जब हम सिंचाई करेंगे इस पानी से, तो पौधों पर गलत असर पड़ेगा, उनका रंग पीला पड़ेगा और पत्तियां झड़ जाती है कई बार। तो ये हमारे जो हमारी खेती करते हैं उनको भी नुकसान पहुंचाता है। डिसरप्शन ऑफ फूड चेन्स, तो जो फूड चेन होता है उसमें भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है ये। डिसीज, हेपेटाइटिस, देखो ये मेन प्रॉब्लम है जो कि होती है गंदे पानी की वजह से। सो लाइक हेपेटाइटिस हो गया, कॉलरा हो गया, टाइफाइड हो गया, जॉन्डिस हो गया, डायरिया हो गया एंड स्किन डिसीज। तो इन डिसीज के नाम याद रख लो, क्योंकि जनरली डिसीज पूछ ली जाती है कि कौन कौन सी डिसीज होती है, वो वाटर पोल्यूशन की वजह से होती है। डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोसिस्टम, तो जो पारिस्थितिक तंत्र है उसका भी विनाश करता है वाटर पॉल्यूशन। आगे बढ़ते हैं गाइस, अब हम बात करेंगे लैंड पॉल्यूशन की। तो जो मिट्टी के ऊपर पॉल्यूशन हम लोग फैलाते हैं वो कैसे कैसे फैलता है और उससे क्या नुकसान होते हैं। तो हजार्डियस केमिकल्स कैन वाइप आउट लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द सॉइल, जो मिट्टी में रह रहे हैं जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, उनको हम खत्म कर देते हैं इन पॉल्यूशन की वजह से, वो खत्म हो जाते हैं। द एक्टिविटी ऑफ लैंड फील्ड्स, माइनिंग हो गया, इंडस्ट्री आर डिस्ट्रक्टिव टू वेजिटेशन,
तो जो केमिकल्स हम लोग डाल देते हैं, केमिकल बिखेर देते हैं, जैसे पुराना ऑयल हो गया, जैसे गाड़ी का निकला हुआ ऑयल हो गया, या कंपनियों से जो ऑयल यूज हो रहा है, केमिकल जो यूज हो रहे हैं, वो हमने ऐसे लैंड पे डाल दिए, है ना, उसको प्रॉपर तरीके से डिस्पोज करना चाहिए, बट हमने लैंड पे डाल दिए। अब वो जो लैंड है हमेशा के लिए बर्बाद हो जाती है, क्योंकि ना तो उस पर कोई पौधा उग पाएगा, और बल्कि जो उसके अंदर कीड़े मकोड़े वो भी मर जाते हैं। किस तरह की बीमारी फैला सकता है लैंड पॉल्यूशन? इट में कॉज एर्सेनिक पॉइजनिंग, इट कैन ऑल्सो कॉज लिवर, स्किन, हार्ट कैंसर एंड न्यूरोलॉजिकल डैमेज। तो इस तरह की जो बीमारियां हैं वो इससे हो जाती हैं। इससे आर्सेनिक विषाक्तता हो सकती है, इससे लिवर, त्वचा, हृदय, कैंसर, तंत्रिका संबंधी क्षति भी हो सकती है। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये हमें लैंड पॉल्यूशन की वजह से देखने को मिलती है। नेक्स्ट आपका इफेक्ट ऑन नॉइस पॉल्यूशन। अब नॉइस पॉल्यूशन से क्या नुकसान होता है इसकी हम बात करेंगे। सो नॉइस पॉल्यूशन में लीड टू मेनी प्रॉब्लम सच एज हेयरिंग लॉस। सबसे पहला नुकसान तो यही है कि सुनाई देना बंद हो सकता है आपको, स्लीप डिस्ट्रप्शन हो सकता है, स्ट्रेस रिलेटेड इलनेस हो सकती है, स्पीच इंटरफेरेंस हो जाता है एंड लॉस्ट प्रोडक्टिविटी। तो जो हम अगर प्रॉपर तरीके से सो नहीं पा रहे हैं, या हमें सुनने में दिक्कत आ रही है, तो इस तरह की जो प्रॉब्लम वो इसकी वजह से हो सकती हैं। सो ध्वनि प्रदूषण जो है, तनाव हो जाता है ना, नींद में व्यवधान और क्षमता, सुनने की क्षमता में कमी हो सकती है। मेन प्रॉब्लम तो यही है। बोलने में बाधा भी आ जाती है कई बार, क्योंकि हम लोग अगर हम ज़्यादा लंबे टाइम तक नॉइस पोल्यूशन के टच में रहते हैं। देखो अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो आपके एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है, और साथ ही आपके एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है। ये आपके यूजीसी नेट एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है कि WHO के अकॉर्डिंग जो आपका साउंड है, मतलब जो नॉइस पॉल्यूशन है, उसकी कितनी लिमिट होनी चाहिए। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने बोला दैट डिफाइंस नॉइस अबव 65 डेसिबल। याद रखिए 65 डेसिबल से ज्यादा अगर कोई हल्ला कर रहा है तो एज नॉइस पॉल्यूशन उसको कंसिडर किया जाएगा नॉइस पॉल्यूशन। उसके नीचे अगर कोई वॉइस है, नॉइस है, तो उसको नॉइस पॉल्यूशन कंसिडर नहीं किया जाएगा। टू बी प्रिसाइज, नॉइस बिकम्स हार्मफुल, मतलब बहुत ज्यादा नुकसान आपके शरीर को हो सकता है अगर वो 75 डेसिबल से ज्यादा हो जाए, और पेनफुल हो सकती है और 120 डेसिबल से ज्यादा हो जाए। तो ये तो कुछ लिमिट्स हैं, इसको आपको याद रखना है। बस आपको इतना याद रखो कि जो WHO की लिमिट है उसने ये डिफाइन किया हुआ है कि 65 डेसिबल से ज्यादा अगर है तो उसे नॉइस पॉल्यूशन में कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। और 75 से ज्यादा है तो वो आपको हार्मफुल कर सकती है, आपको नुकसान पहुंचा सकती है। 120 से ज्यादा है तो वो बहुत ज्यादा पेनफुल हो सकती है, आपके सर में दर्द हो सकता है। और इंडिया में कुछ लिमिट बनी हुई, इस लिमिट को याद रख लीजिए कि जो इंडस्ट्रियल एरिया है जहां पर मशीनें वगैरह चल रही होती हैं, जो कंपनी का एरिया है, वहां पर परमिसिबल लिमिट होती है 75 डेसिबल फॉर डे टाइम। दिन में इतना इतना नॉइस हो सकता है, वहां पर अलाउड है। एंड 70 डेसिबल नाइट टाइम में। कमर्शियल एरिया में 65 डेसिबल एंड 55 डेसिबल, ये 65 दिन का है और 55 नाइट का हो गया, ये कमर्शियल एरिया की बात कर रहा हूँ मैं। और रेजिडेंशियल एरिया में 55 डेसिबल हो गया दिन में, इतना होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और रात में 45 डेसिबल, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, रिस्पेक्टिवली, मतलब दिन का पहले, नाइट का बाद में। तो तीनों की लिमिट बता दी मैंने, देखो 3 लिमिट लिखी हुई अलग अलग। पहली लिमिट है इंडस्ट्रियल एरिया की, जहां पर मशीनें काम कर रही होती हैं, प्रॉपर तरीके से खटर पटर हो रहा होता है, तो दिन की लिमिट 75, रात की लिमिट 70 डेसिबल। कमर्शियल एरिया की दिन की लिमिट 65, रात की लिमिट 55। 10-10 का डिफरेंस है, यहाँ पे 10 का डिफरेंस हो गया, यहाँ पर 5 का डिफरेंस है। और लास्ट वाले में भी 10 का डिफरेंस है, दैट इज रेजिडेंशियल एरिया, इसकी दिन की लिमिट है 55 और रात की लिमिट है 45। तो ये डेसिबल में इसको नापा जाता है। तो ये नॉइस पोल्यूशन की लिमिट आपको याद रखनी है, इससे रिलेटेड पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में। कॉजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज, देखो गाइस क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो इसका क्या नुकसान है, और ग्रीन हाउस गैसेस कितनी होती हैं ये भी आपको याद रखना है। सो इंक्रीज्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट इज द वार्मिंग दैट रिजल्ट व्हेन द एटमॉस्फेयर ट्रैप्स द हीट रेडिएटिंग फ्रॉम अर्थ टुवर्ड्स स्पेस। मतलब जो अर्थ है बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है, और जो गर्मी है वो प्रॉपर तरीके से निकल नहीं पाती है, उससे ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट होता है, जिससे और ज्यादा हमारी जो ग्लोब है, जो पृथ्वी, और ज्यादा गर्म होती है। क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर आप सभी को पता है कि 6 ग्रीन हाउस गैसेज मेंशन है, इसको अच्छे से याद कर लो, ये भी आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कौन सी 6 गैसें मेंशन है क्योटो प्रोटोकॉल में। तो पहली है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, नेक्स्ट आपके मीथेन, नेक्स्ट है नाइट्रस ऑक्साइड, देन इसके बाद है आपकी F गैसेज हाइड्रोफ्लोरोकार्बन एंड परफ्लोरोकार्बन एंड सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड है ये SF6, ठीक है। तो ये 6 की 6 गैसेज आपको याद हो जानी चाहिए। समझ में आ गया, पहली गैस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरी मीथेन, तीसरी नाइट्रस ऑक्साइड, फिर चौथी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, पांचवी परफ्लोरोकार्बन, और छठी है सल्फर हेक्साफ्लोराइड। तो ये 6 की 6 गैसेज हैं जो कि क्योटो प्रोटोकॉल में मेंशन है, और इनको ग्रीन हाउस गैस में डाला गया है। ये इफेक्ट क्रिएट करती है ग्रीन हाउस गैसेज के लिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करती हैं। क्योटो प्रोटोकॉल कब बना था आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए वीडियो के नीचे, अगर आपको पता है तो फटाफट से कमेंट कर दीजिए। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हो तो फटाफट से कमेंट कर दो। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल जो है वो बर्न करने से, जलाने से क्या होता है, इट हैज इंक्रीज द कंसेंट्रेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 निकलती है, ऑब्वियस सी बात है, जब हम
जलाएंगे फॉसिल फ्यूल को तो CO2 ही निकलेगी, जो कि हमारे क्लाइमेट पे गलत असर डालती है। फ्यूचर इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, फ्यूचर में क्या हो जाएगा अगर हम क्लाइमेट चेंज होता रहा ऐसे ही, तो जो सी लेवल है, जो समुद्र का लेवल है, वो 1 से 4 फुट तक बढ़ जाएगा सन 2100 के आसपास। तो अभी 2024 चल रहा है ना, तो 2100 आने में आप देख लीजिए कितने साल हैं, और इसके अकॉर्डिंग फिर अब देखेंगे कि कितना ज़्यादा समुद्र का लेवल बढ़ जाएगा। आर्कटिक ओशन इज लाइकली टू बिकम आइस फ्री, आइस फ्री हो जाएगा आर्कटिक ओशन, जबकि वहाँ पर प्रॉपर तरीके से आइस मिलती है इस ओशियन में। हरिकेन्स विल बिकम मोर इंटेंस एंड स्ट्रॉन्गर, जो हरिकेन्स आते रहते हैं, खैर इंडिया में तो इतने हरिकेन्स नहीं आते हैं, है ना, जो तूफान आते हैं वो वैसे कम आते हैं, समुद्री एरिया में ज़्यादातर देखने को मिलते हैं, और यूएस में सबसे ज़्यादा आते हैं, यूएस कनाडा मैक्सिको साइड, तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। क्लाइमेट चेंज विल रिजल्ट इन मोर ड्राउट्स एंड हीट वेव्स, अभी आपको पता है हीट वेव सब तो अभी से आने स्टार्ट हो चुकी हैं, और फ्यूचर में और ज़्यादा सेवर तरीके से हीट वेव देखने को मिलेंगी अगर क्लाइमेट ऐसी चेंज होता रहा तो। हमने और पेड़ पौधे नहीं लगाए, पेड़ों को कटने से नहीं बचाया, तो फिर और फ्यूचर में बहुत बड़े लेवल पे हीट वेव्स आएंगे। तो आप सभी से निवेदन है, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, कि आपकी गली में मोहल्ले में कोई पेड़ कट रहा हो तो उसको कटने से बचाना है। सबसे पहले काम तो ये करना है कि पहली बात तो पेड़ कटने मत दो, और दूसरी बात कि अगर हो सके तो पेड़ लगाइए। अगर ट्राई कर सको आप लोग, अपने पार्क में जहाँ भी रहते हो आसपास, और कोई पार्क एरिया में आपको दिखे तो आप पेड़ लगा दीजिए। और पौधे वाले आते हैं आपकी गली में बेचने, और 150 रुपये का पौधा लेकर के लगा सकते हो, जिसकी केयर भी करनी होती है। लगा के छोड़ दोगे तो ऐसे में वो उगना मुश्किल हो जाएगा, बट अगर उसको प्रॉपर केयर की जाए तो वो बड़ा हो जाएगा। तो एटलीस्ट अगर नहीं लगाना है, नहीं लगा सकते, तो एटलीस्ट कटने से बचाना है। कोई कट रहा हो तो उसको रोकना है, उसको बोलो भाई डाल जो है उसको थोड़ा सा छाट दो। होता है क्या है कि बेसिकली पेड़ इसलिए काट दिए जाते हैं, लोग जो मोहल्ले में खड़े होते हैं, कि जो उसकी डाल निकलती है ना, डाल अगर निकल रही है तो वो जो है घर की तरफ बढ़ रही होती है, लोग पेड़ ही काट देते हैं। भाई डाल काट दो ना, यहाँ से वो डाल नहीं नुकसान पहुंचाएगी, बाकी पेड़ को तो छोड़ दो, पेड़ को तो बख्श दो। तो एटलीस्ट अगर इतना भी काट दो साइड साइड से, तो एटलीस्ट बीच में पेड़ बना रहता है, और जब बीच में बना रहेगा तो फ्यूचर में 2-4-10 साल में फिर से बड़ा हो जाएगा वो। तो एटलीस्ट ये करना है कि कटने से बचाना है, और अगर काटना बहुत जरूरी हो तो उनको बोलो कि डाल काट दो, पूरा पेड़ मत काटो, ठीक है। सो इससे क्या होगा, फ्यूचर में हम हीट वेव से बच पाएंगे, कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट कम होगा। चेंजेस इन परसेपिटेशन पैटर्न्स, तो जो बारिश का पैटर्न है वो भी चेंज हो जाएगा। और इसमें क्या होता है कि जैसे हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जुलाई में बारिश होगी, जुलाई अगस्त में, तो पता लगा जुलाई में बारिश ही नहीं हो रही है, या अगस्त में जाके बारिश हो रही है, फिर सितंबर में जाके बारिश हो रही है, तो पैटर्न चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से फसलों का नुकसान होगा और हम लोग इंसानों को भी नुकसान होगा। फ्रॉस्ट फ्री सीजन विल लेंथन, मतलब जो ठंडी के महीने होते हैं वो कम हो जाएंगे। जैसे अभी अगर सपोज को 3 से 4 महीने ठंड पड़ती है, तो बाद में बस एक ही महीने ठंड पड़ा करेगी, बाकी 11 महीने गर्मी होगी। क्यों? क्योंकि इतना ज़्यादा जो ग्लोब है वो गर्म हो गया है। टेम्परेचर्स विल कंटिन्यू टू राइज, और टेम्परेचर बढ़ता ही जाएगा, उसको फिर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए कोशिश करिए कि आप लोग पेड़ों को कटने से बचाएं। देखो इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, आपका यूजीसी नेट का प्रीवियस का क्वेश्चन में डाला हुआ है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज आर कॉज्ड बाय एटमॉस्फेरिक पार्टिकुलेट मैटर। तो ये देखिए पार्टिकुलेट मैटर के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इससे क्या क्या नुकसान हो सकता है। तो ऐसे देखिए आप सभी को पता है जो पार्टिकुलेट मैटर होता है वो हमारे मतलब एयर में होता है, हवा में होता है ना। मतलब जो आपका एनवायरमेंट है, जो आप जहाँ पे आप रह रहे हो, वो आपको यहाँ पे उड़ रहा होगा और यहाँ पे आप घूम रहे हो, तो आप खुद सोच रहे हो क्या क्या प्रॉब्लम होगी। अस्थमा हो सकता है, हाँ हो सकता है, क्योंकि जब आप सांस लोगे और पर्टिकुलेट मैटर आपकी सांसों से अंदर चला जाएगा शरीर के अंदर, तो अस्थमा की प्रॉब्लम हो जाएगी। ड्राई आई सिंड्रोम हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि अगर वो हवा में उड़ रहा है और वो आंखों में टच होगा तो इसकी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसके अलावा आता है नेक्स्ट आपका ब्रोंकाइटिस। गाइस ये जो होता है ये आपके लंग्स में प्रॉब्लम की बीमारी होती है ब्रोंकाइटिस, तो इससे ये भी हो सकता है क्योंकि ये हवा में है, आप सांस लोगे तो प्रॉब्लम होगी। और क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज ये भी फैला सकता है पार्टिकुलेट मैटर। तो जो मेलानोमा है ये नहीं फैलाता, क्योंकि ये स्किन प्रॉब्लम है, स्किन कैंसर की प्रॉब्लम होती है, तो ये बेसिकली धूप में ज़्यादा आ गए आप या फिर इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है तब होती है, तो ये नहीं हो सकता। बाकी जो चीज़ें हैं वो सारी सारी हो सकती है, मतलब ए हो सकता है, CDE हो सकता है। तो ACDE आई थिंक ऑप्शन नंबर, हाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, ACDE ओनली। तो ये हो जाएगा राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आप देख सकते हो इस तरह के जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में देखने को मिलते हैं, और अगर आप इनकी अच्छे से तैयारी करोगे तो एग्जाम में आप इजीली इस तरह के क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। अस्थमा जो होता है आपको पता है पर्टिकुलर मैटर से हो सकता है, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था। ड्राई आई सिंड्रोम होता है, ये भी आंखों की प्रॉब्लम है, ये भी आपके पर्टिकुलर मैटर से आपकी आंखों में हो सकती है, ड्राइनेस आपकी आंखों में आ सकती है जिससे आपको इरिटेशन होगी, ठीक है। इसके अलावा ब्रोंकाइटिस हमने पढ़ा था अभी, पर्टिकुलर मैटर की वजह से हो सकता है, लंग्स में प्रॉब्लम होती है, लंग्स की जो ट्यूब्स होती है उनमें दिक्कत करता है ये। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज होती है, एटमॉस्फेरिक पार्टिकुलेट मैटर स्पेशली फाइन पार्टिकल्स इन पॉल्यूटेंट्स कैन aggravate and worsen symptoms in individuals with pre-existing COPD।
द इनहेलेशन ऑफ दीज पार्टिकल्स कैन लीड टू इंक्रीज इन्फ्लेमेशन, रिड्यूस लंग फंक्शन एंड रेस्पिरेटरी डिफिकल्टीज। तो बेसिकली ये भी वही है कि आपके लंग्स में दिक्कत हो जाएगी, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, शरीर के अंदर रेस्पिरेटरी मतलब जो सांस लेने से संबंधी प्रॉब्लम है वो आपको देखने को मिलेगी। तो इस तरह की जो बीमारियां हो जाती हैं, देखो आप सभी के कहने पर मैंने कुछ दिन पहले प्रॉब्लम ऑन बोट्स इन स्ट्रीम, मतलब जो आप नाव और नाव की जो नदी की धारा होती है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं उसको मैंने एक्सप्लेन किया था। तो अभी तक आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो देख लीजिए, इसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में काफी ज्यादा बार बनता है, पूछा जाता है, दैट इज ट्रेन एंड स्पीड। तो ट्रेन की स्पीड से रिलेटेड भी मैंने आपको समझाया हुआ है, इसके ऊपर भी मैंने लेक्चर लिया हुआ है। सो मेक श्योर आप इन दोनों लेक्चर जरूर अटेंड करें। इन दोनों जो लेक्चर्स के जो लिंक है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। अगर आपको इस वीडियो से फायदा हुआ, एडवांटेज मिला, तो वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, जो भी तैयारी कर रहे हैं नेट की, उसके साथ सभी के साथ शेयर कर दीजिए। और अगर आप यूजीसी नेट एग्जाम को अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना चाहते हो तो गाइज आप अभी एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल करिए अपने मोबाइल फोन में और पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर सकते हो। आज लास्ट डे है फ्लैट 20% डिस्काउंट का। 50% डिस्काउंट ऑलरेडी अवेलेबल था, 20% डिस्काउंट आपको एक्स्ट्रा दिया जा रहा है, मतलब अप्रॉक्स 70% डिस्काउंट मिल रहा है। आज रात 12 बजे से पहले पहले आप अगर इनरोल करते हो तो अप्रॉक्स आप 70% डिस्काउंट का एडवांटेज ले सकते हो। और ये डिस्काउंट क्यों मिल रहा है? क्योंकि हमारे चैनल के 300 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए थे, वो ऑफर अभी तक मैंने चलाया हुआ है, लास्ट डे है आज। आपको सिंपली कूपन कोड अप्लाई करना है फ्लैट 20। जैसे कूपन कोड अप्लाई करेंगे फीस ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। तो अगर आप अपनी तैयारी करना चाहते हो, यूजीसी नेट की एग्जाम टारगेटेड और मिनिमम टाइम में अपनी तैयारी करना चाहते हो, यहाँ पर आपको कंप्लीट लेक्चर्स मिलेंगे बाइलिंगुअल, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम में। 100 मॉक टेस्ट मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए एंड पीडीएफ नोट्स होंगे जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन भी कर सकते हो। तो ऐसा कंप्लीट कंटेंट जो होगा वो एग्जाम टारगेटेड होगा, एनटीए क्वेश्चन आंसरिंग पैटर्न चीजों को हमने कवर किया हुआ है। सो मेक श्योर आप इस ऐप को इंस्टॉल करिए अपने मोबाइल फोन में और इस ऑफर का एडवांटेज लीजिए, ताकि जो आपकी तैयारी है वो मिनिमम टाइम में अच्छे से हो जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो और थैंक यू, शेयर दिस वीडियो विद ऑल नेट एस्पिरेंट्स एंड सब्सक्राइब फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब एंड यूजीसी नेट रिलेटेड अपडेट्स। मिलते हैं गाइस फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वाचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।